हेलो एवरीवन। तो आज हम जो थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन से टॉपिक पे, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टॉपिक पे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आप 2016 चाहे 2017 का पेपर उठा के देख लो, उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मास्टर कैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मास्टर कैडर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आज पहला टॉपिक लेके आई हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा टॉपिक के बारे में ब्रीफ रिव्यू देखेंगे, फिर साथ के साथ उसके सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है, ठीक है। ब्लैक बॉडी क्या होती है? ये एक ऐसी बॉडी होती है, ठीक है, जिसके ऊपर अगर आप जितनी भी रेडिएशन फॉल करवाओगे, ठीक है, जितनी भी रेडिएशन मीन्स किसी भी फ्रिक्वेंसी की अगर ये रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करवाई जाए तो ये सारी की सारी अब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा मान सकते हो कि ये एक हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। एक स्फेरिकल बॉडी है जिसके अंदर हमने ब्लैक पेंट कर दिया है, जिसके अंदर हमने ब्लैक पेंट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा होल रखा है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा होल। तो क्या है, एक बॉडी ली, उसके अंदर ब्लैक पेंट कर दिया और एक हमने रखा है होल। अब अगर मैं इस होल से कोई भी फ्रीक्वेंसी की कोई भी वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ से एंटर करेगी तो वो सारी की सारी रेडिएशन को ये क्या कर सकती है, बॉडी अब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज तो होगी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ये अब्जॉर्ब कर सकती है। सेकेंड चीज क्या है कि अगर मैं इसका थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो ये सारी की सारी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस को अमिट भी कर सकती है, ठीक है। अगर मैं सिस्टम का थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो ये सारी की सारी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस को अमिट भी कर सकती है। तो ये होती है हमारे पास ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी में कुछ लॉज हैं, ठीक है। वो लॉज हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है स्टीफन्स लॉ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है, अगर किसी ने, ठीक है, अगर किसी ने ये 5, क्योंकि ब्लैक बॉडी में 5 लॉज हैं, अगर किसी ने ये कर लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रिलेटेड आता है, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास स्टीफन्स लॉ। सबसे पहले है स्टीफन्स लॉ, ठीक है। अब ये स्टीफन्स लॉ है क्या? स्टीफन्स लॉ क्या है कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T⁴ के। जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है, चाहे वो रेडिएशंस ऑब्जॉर्व हो रही हैं या फिर रेडिएशंस अमिट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो रेडिएशंस अमिट की जा रही हैं, जो उसकी इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी T⁴ के। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि ये इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। इंटेंसिटी हमारे पास होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया। आप ना इसको ऐसे लिखो, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। फिर उसको एनर्जी की टर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी क्या होती है? पावर पर यूनिट एरिया। और फर्दर पावर हमारे पास क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहां से आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, कि इतना एरिया में इतने टाइम में कितनी एनर्जी पास हो रही है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। तो जो इंटेंसिटी है उसकी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हमारे पास ऐसी होती है। यहाँ पे अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा, वो आ जाएगा T⁴, और ये सिग्मा क्या है? ये स्टीफन्स कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको पेपर में क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लॉ हो गया है ये, ठीक है। अब इसी लॉ के ऊपर हमारे पास ये एक क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है? स्टीफन्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज, क्या होगा? अगर आप इंटेंसिटी को लिख सकते हो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो यहां से इसको लिख दो एनर्जी
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर 4। तो यहाँ से एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको किसके दिख रही है, टी रेस टू पावर 4 के। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा दो, तो यहाँ से देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास स्टीफन लॉ से देखो 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, मास्टर कैडर के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या है कि जो एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब जो ये एनर्जी डेंसिटी है ये किसके इक्वल होती है, ये होती है 8 पाई एच सी बाई लैम्डा रेस टू पावर 5 1 बाई ई रेस टू पावर एच सी बाई लैम्डा के बी टी -1। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा डी लैम्डा। तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू ये हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम हाई वेवलेंथ पे देखें तो एनर्जी डेंसिटी कैसे वेरी करती है, ठीक है, वेवलेंथ के साथ, या फिर अगर हम लो वेवलेंथ पे देखें तो कैसे वेरी करती है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, या फिर हाई टेम्परेचर पे या फिर लो टेम्परेचर पे ये कैसे वेरी करती है। तो यहाँ पे देखो, चाहे हम लो टेम्परेचर पे देखें चाहे हम वेवलेंथ पे, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वेवलेंथ पे। ठीक है, तो हम लो वेवलेंथ पे देखेंगे और हाई वेवलेंथ पे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लो वेवलेंथ पे अगर हमने देखना हो, लो वेवलेंथ मीन्स जो लैम्डा के बी टी है वो लेस होगा एच सी से। तो यहाँ से ये टर्म इसके नीचे ले जाओ तो ये बन जाएगा एच सी बाई लैम्डा के बी टी, मीन्स जो एच सी बाई लैम्डा के बी टी है वो बड़ा है 1 से, सॉरी हाँ बड़ा है 1 से, 1 से बड़ा है मीन्स ये वाला फैक्टर 1 से बड़ा है। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो मैं इस 1 को निगलेक्ट कर सकती हूँ। तो अगर ये 1 निगलेक्ट होता है तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। तो यू लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी डी लैम्डा बाई लैम्डा रेस टू पावर 5 ई रेस टू पावर एच सी बाई लैम्डा के बी टी। ठीक है, तो यहाँ से जो यू लैम्डा है मीन्स जो एनर्जी डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है लैम्डा रेस टू पावर 5 के। इसको हम बोलते हैं वेस लॉ। ठीक है, इसको बोलते हैं वेस लॉ। तो लो टेम्परेचर पे अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी डेंसिटी वेवलेंथ के कैसे प्रोपोर्शनल होगी, तो कैसे प्रोपोर्शनल होगी, लैम्डा रेस टू पावर 5 के। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हाई वेवलेंथ। हाई वेवलेंथ मीन्स कि लैम्डा के बी टी बड़ा होगा एच सी से। अगर ये एच सी से बड़ा है इसका मतलब इसको नीचे ले जाओ, एच सी बाई लैम्डा के बी टी। तो यहाँ से एच सी बाई लैम्डा के बी टी हो जाएगा लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है, ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल लेस देन 1 है, हमें पता है कि ई रेस टू पावर एक्स होता है, इसकी एक्सपोनेंशियल ओपन करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर हमारा एक्स लेस देन 1 है तो मैं इसको सिर्फ क्या लिख सकती हूँ, हायर वाली टर्म निगलेक्ट कर दो, 1 प्लस एक्स लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा 8 पाई एच सी बाई लैम्डा रेस टू पावर 5 डी लैम्डा। इसको ओपन किया 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा के बी टी। ठीक है, -1 ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये ऊपर ले जाओ तो 8 पाई एच सी बाई लैम्डा रेस टू पावर 5 लैम्डा के बी टी डी लैम्डा एच सी। तो ये कैंसिल, यहाँ से ये एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास लैम्डा रेस टू पावर 4। ठीक है, तो देखो अगर हम हाई वेवलेंथ पे देखें तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है लैम्डा रेस टू पावर 4 के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेले जीन्स लॉ। ये है रेले
जीन्स लॉ। ठीक है, तो पेपर मास्टर कैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास ये है कि लो वेवलेंथ पे ये कैसे वेरी करेगी एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, वो वेरी करती है 1/λ⁵ और हाई वेवलेंथ पे ये वेरी करती है 1/λ⁴। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वीन्स लॉ या फिर इसको ये क्या है, वेस लॉ है, ठीक है, कि वेस लॉ बताओ क्या होता है, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन बताओ, या फिर रेले जीन्स लॉ क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन बताओ, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा साइड पे लिख लेते हैं ताकि आपको ये चीज याद रहे, ठीक है। तो आपको याद देखो क्या रखना है, याद रखना है वेस लॉ, जिसमें क्या है, लैम्डा इज डायरेक्टली एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁵। उसके बाद है रेले जीन्स लॉ, उसके बाद है रेले जीन्स लॉ। ये क्या है, u लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ⁴, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद थर्ड चीज हमारे पास आती है, वो आता है वीन्स लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसके ऊपर लास्ट 3 इयर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट 3 इयर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो वो क्या होगा, सॉरी ये तो मैंने इरेज कर दिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। अब ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और यहाँ पे लिखा जाता है लैम्डा मैक्सिमम। अब ये लैम्डा मैक्सिमम क्या है, ठीक है, वो वैल्यू ऑफ लैम्डा जहाँ पे हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है। तो अगर हमने एनर्जी डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाना हो, ये इस तरफ टेम्परेचर है, इस तरफ एनर्जी डेंसिटी है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। वो वैल्यू ऑफ लैम्डा जहाँ पे एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा m, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं समझना है कि वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम है, नहीं, यहाँ पे क्या है, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम है उस वेवलेंथ को हमने बोला है लैम्डा m। अब जो ये वैल्यू है लैम्डा m की, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ये लैम्डा m की वैल्यू डिक्रीज होनी है, ठीक है। सपोज कर लो ये T1 टेम्परेचर पे था, ठीक है, मैंने सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या मतलब हुआ, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज किया मीन्स ये चीज इंक्रीज हुई, तो ये चीज डिक्रीज होनी है। डिक्रीज मीन्स अब ये इससे कम हो जाएगी, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ये है, तो देखो ये बना, आपके पास इस तरफ टेम्परेचर था, ये सॉरी इस तरफ लैम्डा है, पहले मैंने टी लिख दिया था, एक्चुअल में इस तरफ ना वेवलेंथ है। तो ये यहाँ पहले T1 टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी लैम्डा m1 पे। अब जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है लैम्डा m2 पे आ रही है, ये है T2 पे। तो हमारा T2 इज ग्रेटर देन T1, बट यहाँ पे लैम्डा m2 इज लेस देन लैम्डा m1। तो जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जो आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, अब ये कम वेवलेंथ पे आनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इसके ऊपर आपको पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे हम इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि मे भी, ठीक है, 3-4 साल में रिपीट हुआ है, तो ये इस बार आने के भी चांसेस हैं पेपर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पहले हम एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द वेवलेंथ ऑफ
maximum emission lambda m maximum of a black body at 2897 Kelvin is mu m, means 1 mu m. The temperature of the black body whose wavelength of maximum emission is 5000 एंगस्ट्रॉम इज। तो हमारे पास देखो ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 5794 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है 1448, सॉरी मैं ना वेवलेंथ की यूनिट रह गई मेरे दिमाग में, केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर फाइंड करना है ना, केल्विन है। ऑप्शन सी है 579.4 केल्विन और ऑप्शन डी है 8691 केल्विन। ठीक है, तो अब देखो उन्होंने क्या कहा है, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी मीन्स हमें एक वैल्यू दे रखी है लैम्डा एम, दे रखा है कितना 2897 केल्विन, सॉरी वेवलेंथ हमें दे रखी है ये, ठीक है, ये दे रखी है ना 1 माइक्रोमीटर, मीन्स अगर हम इसको कन्वर्ट करें किसमें, मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 10⁻⁻⁶ मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब किस टेम्परेचर पे है, ये है T1 टेम्परेचर पे, इसको लिख लेते हैं लैम्डा m1। T1 टेम्परेचर पे है ये 2897 केल्विन पे। अब नेक्स्ट चीज क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी हुज वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन इज, उन्होंने कहा है कि जब लैम्डा की वैल्यू आपकी इतनी होगी, ठीक है, तो टेम्परेचर कितना होगा ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, वेवलेंथ और टेम्परेचर में कौन सा रिलेशन अभी हमने देखा था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये 3 प्रीवियस ईयर के पेपर्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये इस बार भी पेपर में आएगा ही आएगा। सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो अब देखो यहां से हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहां से अगर मैं लिख दूं इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम फर्स्ट के लिए लिखते हैं, फिर मैं लिख लेती हूँ सेकंड के लिए, आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड किया तो यहाँ से, या फिर हम ऐसा लिख सकती हूँ, मैं इसको कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, इसको मान लो अल्फा। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा, फिर हो जाएगा सेकंड के लिए, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर हमने दोनों को डिवाइड किया तो ये बना अल्फा बाई T1 अल्फा बाई T2, ये कैंसिल, यहाँ से ये T2 बाई T1, T2 की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, T2 की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा m1 लैम्डा m2 इंटू T1, लैम्डा m1 की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻⁶ मीटर, डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻⁻10 मीटर, इंटू T1 ये दे रखा है 2897 केल्विन। तो इसको सॉल्व करो, जो आपके पास T2 की वैल्यू आएगी वो आएगी इतनी 5794 केल्विन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, सिर्फ कुछ चीजें याद रखनी है। तो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो आपको मास्टर कैड में 1 मार्क्स दिलवा सकता है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बॉडी में सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ब्लैक बॉडी है क्या। फिर उसके बाद स्टीफन्स लॉ है, फिर प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, इसमें हमने देखे हैं 2 लॉ, एक वेस्ट लॉ है, एक रेले जीन्स लॉ है, ठीक है, कि एनर्जी डेंसिटी वेवलेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसमें से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा आपको पेपर में, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी के क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को याद जरूर रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई और क्वेश्चन ढूंढते हैं हम प्रीवियस ईयर का। आपको मैं इसके क्वेश्चंस, हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप बना है मास्टर कैडर साइंस एंड मैथ्स का, वहाँ पे भी इसकी असाइनमेंट्स डालती रहूँगी, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको करने ही करने होंगे, क्योंकि जैसे ना ये एक पैटर्न सा बनाते हैं। जैसे कई बार होता है कि ये 2016 का पेपर उठा लो, या फिर अब 2000 अभी जो 21 में पेपर हुआ था, तो इसमें जो पेपर है ना वो टोटली कंडेंस मैटर से आया हुआ था फिजिक्स का। 50 में से 26 क्वेश्चन आपको कंडेंस मैटर के मिलने थे। तो ऐसा होता है कि ये एक टॉपिक में से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास CMP से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, आपके पास न्यूक्लियर से भी आ चुके हैं, क्वांटम से भी, ठीक है, क्वेश्चंस आ चुके हैं। आपको 50 में से 25 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट के मिलेंगे। तो ये चीज़ याद रखो, ठीक है, कि कोई कॉन्सेप्ट आप कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो उसको अच्छे से करो, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से ही आपको फिजिक्स का हाफ पेपर मिल जाए, ठीक है, क्योंकि 50 मार्क्स का पेपर आना है आपको साइंस में। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि सारा पेपर आपको कॉन्सेप्ट बेस आना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेस पे ज़्यादा ध्यान रखो, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि क्या आपके साइंस और मैथ्स के लिए कोई पेड कोर्स चल रहे हैं। तो हमारे पास मैथ्स और साइंस के लिए पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें हम लाइव क्लासेस, ठीक है, हम 10-11 पॉइंट्स कवर करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को एक कंप्लीट कोर्स में। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि अगर किसी ने मास्टर कैडर, ठीक है, या तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कोर्स ले रहे हो आप, या फिर अकेले मैथ्स का ले रहे हो, लेक्चर कैडर मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो हम एक कंप्लीट कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। एक कोर्स में आपको ये 11 पॉइंट्स कवर करवाए जाएंगे। तो 11 पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी से कि कौन से होंगे। फर्स्ट, लाइव क्लासेस मिल रही हैं आपको डेली की, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की 2 आवर की डेली लाइव क्लास होती है। उसके बाद रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, जो लाइव क्लास लगेगी अगर किसी की मिस हो जाती है तो आपको साथ में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। उसके बाद प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 2 हमने स्पेशल, ठीक है, लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, जो हमारा एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बैच भी चल रहा है। वो सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस आपको हमारी टेक ऐप में मिल जाएगा, वो भी सारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हार्ड कॉपी हम बाय कुरियर आपको सेंड कर देंगे आपके घर पे। उसके बाद सॉफ्ट कॉपी आपको हमारी टेक ऐप में मिल जाएगी नोट्स की, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट्स ऑफ ईच टॉपिक, ठीक है, जो भी आज क्लास में जैसे कोई टॉपिक करवाया उसकी साथ के साथ असाइनमेंट टेक ऐप पे अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे विद सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद लाइव मॉक टेस्ट होंगे हमारी टेक ऐप पे। उसके बाद 2500 प्लस प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद यूनिट वाइज वीकली टेस्ट होते हैं, कोई 5 दिन में जो टॉपिक करवाया फिर उसका सैटरडे को टेस्ट होता है, संडे को टेस्ट रखा जाता है, ठीक है। तो वीकली टेस्ट होते हैं आपके जानने के लिए कि क्या स्कोर बन रहा है, आप कितना ठीक है प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मास्टर कैडर का या फिर लेक्चर कैडर का कोर्स करवा रही है वो सारी नेट JRF क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो कंप्लीट सिलेबस है हम 2 मंथ्स में कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि देखो सरकार का रिकॉर्ड रहा है कि 2 मंथ्स में जैसे ही नोटिफिकेशन आती है उसके बाद आपको 45 डेज दिए जाते हैं। तो
अभी इलेक्शंस की वजह से हमें 2 मंथ से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर तो हम ये लेके चले कि आपको 5 to 6 मंथ अभी हैं पेपर में, ठीक है, क्या हमारे पास कोई कंफर्मेशन है? आपके पास कोई कंफर्मेशन है? नहीं है कि पेपर कब होगा। पेपर कभी भी हो सकता है 2 मंथ के बाद, क्योंकि 15 मार्च तक तो इलेक्शंस चलेंगी, ठीक है। तो अगर हम ये टारगेट लेके चलें कि पेपर 5 to 6 मंथ बाद होगा, तो अगर पेपर 2 मंथ में आ गया तो बच्चों का तो टोटली लॉस है ना, तो वो लॉस हम होने नहीं देंगे, ठीक है। तो हम अभी 2 मंथ्स में पहले तो आपको अच्छे वे से सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, ताकि अगर 2 मंथ्स के बाद साथ के साथ पेपर हो जाता है तो आप प्रिपेयर्ड हों, ठीक है। मास्टर कैडर को क्रैक करने के लिए आप प्रिपेयर्ड हों, ठीक है। प्लस अगर आपका पेपर 4 to 5 मंथ जाता है तो 2 मंथ्स तो आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने में चलेंगे, मींस आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाने में। फिर उसके बाद चलेंगे आपकी रिवीजन स्टार्ट होगी, फिर आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट चलेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट मींस आपको 150, जैसे आपका पेपर होता है ना फाइनल, वैसा ही आपको पेपर डेली के डेली आपको करवाया जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके टिल एग्जाम, ठीक है। तो आपकी टिल एग्जाम ये प्रिपरेशन चलने वाली है। तो आप कोई भी अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहा है ना, तो आप ये मत सोचो कि पेपर कभी, है ना, कि अभी कौन सी डेट आई है, ठीक है। ये डेट निकालने में एक झटका 1 मिनट लगाते हैं ये डेट निकालने में, ठीक है। तो आपको ये बता, जैसे PS टेट के लिए हुआ था, PS टेट में आपको सिर्फ 1 मंथ दिया गया, 1 मंथ भी नहीं था, 28-29 डेज आपको मिले थे, ठीक है। तो वैसे ही इस पेपर के साथ भी हो सकता है। तो मिनिमम आपको 2 मंथ मिलेंगे, तो उसमें आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी हमारे पेड कोर्सेज लेना चाहता है तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारे 10 पॉइंट्स कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो बाकी कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, प्लस साथ में आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगी, जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो सबने देखनी है, और इसकी असाइनमेंट्स भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।